चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल है इसका मतलब। इलेक्ट्रो जो शब्द है, इलेक्ट्रो का मतलब है क्या, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट। यानी कि यहां आपको दो शब्द पर ज्यादा विशेष कर ध्यान देना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कहने का कि अगर आप कोई भी दो चार्ज ले लो, कोई भी दो चार्ज, जैसे मान लो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है Q1, और ये भी आपका एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्शन। इसका नाम होगा लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी लाइन पर फोर्स लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन। और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम बताए थे इसमें कि रिपल्सन होता है। इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F12, और इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F21। मतलब कहने का ये जो फोर्स लग रहा है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम यहां लिख सकते हैं द फोर्स exerted between two rest point charges, two rest point charges along या two rest point charges along line of action of force, along line of action of force is known as electrostatic force. It is denoted by Fe, ये वेक्टर क्वांटिटी होता, इट इज डिनोटेड बाय Fe। मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही लगेगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि इस पर सर ये भी तो अपोजिट में है, ऐसे भी फोर्स लग सकता है, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो ये भी अपोजिट में है कि नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ऐसा फोर्स यहां नहीं लगता। यहां लगेगा, एक कंडीशन है, फोर्स जब भी लगेगा तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर रिपल्सन का फोर्स। अट्रैक्शन का फोर्स तो अपोजिट नेचर वाले चार्जों के बीच लगता है, पॉजिटिव निगेटिव है तो इसमें क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसी का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कहो या फिर कह सकते हो आप मैग्नीट्यूड। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ, है ना। मतलब कूलम्ब्स लॉ के सहायता से हम लोग ये पता करेंगे कि दो रेस्ट चार्ज के बीच कितना अमाउंट का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और किस तरह से वो फोर्स वैरी करता है चार्ज के साथ और डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ की सहायता से, जैसे मैंने बताया अभी कि आप इसके सहायता से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कूलम्ब्स लॉ जो है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड होता है, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ये सारी बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। देखो तो कूलम्ब साहब का जो पहला स्टेटमेंट था
वो देखिए पहले कूलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले समझिए। स्टेटमेंट नंबर 1, कूलॉम्स साहब का जो स्टेटमेंट है वो क्या है समझेंगे आप ध्यान से। इनका कहना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज directly proportional to the directly proportional to the product of magnitude of product of magnitude of two raised point charges। इसको समझेंगे आप, टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस, यानी कि पॉइंट चार्ज तो होना चाहिए लेकिन वो रेस्ट में भी होना चाहिए। टू रेस्ट पॉइंट चार्जेस कहने का तात्पर्य ये हुआ यहाँ कि अगर आप दो चार्ज ले लेते हो, जैसे यहाँ एक चार्ज है ना, और एक चार्ज और ले लेते हैं हम, यहाँ एक चार्ज है, दो चार्ज ले लेते हैं। अब देखिए दोनों चार्ज पर कुछ ना कुछ फील्ड होगा, कुछ ना कुछ इस पर वैल्यू होगा। प्लस क्यू माने माना यहाँ, इसको मान लिया मैं माइनस क्यू, दिस इज Q1, दिस इज Q2। और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको मैंने मान लिया इस तरह से, ये वाला लाइन, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। और लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की ओर एक्ट होगा। मतलब ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स लगा वो फोर्स का नाम दे देते हैं हम F। तो ये स्टेटमेंट से ये क्लियर होगा कि ये जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको इन्होंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। मतलब अगर दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। देखो ऐसा यहाँ नहीं सोचना है कि सर यहाँ चार्ज अलग है यहाँ चार्ज अलग है तो ये इस पर अलग फोर्स लगाएगा ये इस पर अलग फोर्स लगाएगा, नहीं। यहाँ इसके बीच जो ये फोर्स लग रहा है उसमें दोनों की सहमति से लग रहा है, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिसिपेट किया है तब ये फोर्स आया है। मेरी बात समझो। उसी प्रकार देखो दोनों चार्ज यहाँ इंटू हुआ उसके बाद नहीं फोर्स आया है, तो दोनों चार्ज पर इक्वल फोर्स लगेगा, चाहे वो चार्ज ज्यादा हो या फिर कम। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि एक पर सर 1 कूलम चार्ज है दूसरे पर 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम वाला चार्ज एक उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा 1 कूलम वाला कम लगाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा चाहे वो ज्यादा हो या फिर कम हो। तो वही बोला गया एक प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट इसका देखिए क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट सेकेंड कूलम साहब का सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो फोर्स तो घटेगा ही लेकिन स्क्वायर से घटेगा। जैसे मान लो कि अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब पहले R था आपने 2R कर दिया, तो 2R कर दिया 2R का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स जो है ना फोर्स टाइम से घटेगा, 4 गुना से घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स से घट जाएगा। अगर 4 टाइम्स करोगे डिस्टेंस तो 16 टाइम्स से घट जाएगा। मतलब कहने का कि डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे, अगर डबल करोगे तो 4 गुना से घटेगा, ट्रिपल करोगे 9 गुना से घटेगा, 4 गुना करोगे 16 गुना से घटेगा, 5 गुना अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे 25 गुना से घटेगा, घटेगा ही घटेगा। अब पास लाओगे तो बढ़ेगा, अगर नजदीक लाओगे तो बढ़ेगा, और खूब नजदीक लाओगे तो और बढ़ जाएगा। मतलब कहने का कि बीच के सेपरेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू भी चेंज होता है। तो कहने का मतलब इनका ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force is inversely proportional to the square of separation between two रेस्ट पॉइंट चार्जेस। मैं बार बार हर जगह रेस्ट लिख रहा हूं, रेस्ट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं यहां क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइंड किया गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को कंबाइंड किया गया। देखो कंबाइंड कैसे करते हैं, कंबाइंड करने का नियम है, अगर सेम सेम रहेगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग रखता है तो उसको इनटू कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए जब दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा माय डियर, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव गेट। अब बताइए हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 into 1/r²। So implies that F proportional to Q1 Q2 divided by r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। अब रूल है कि अगर प्रोपोर्शनल के साइन को आपको हटाना है तो किसी न किसी कांस्टेंट का इस साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए मैंने उस कांस्टेंट को क्या मान लिया, F इज इक्वल टू मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब ये आ गया Q1 Q2 अपन r²। जिस कांस्टेंट का हमने यहाँ यूज किया उस कांस्टेंट को हमने बोला स्मॉल के। क्या बोल दिया हमने, स्मॉल के, ध्यान रखेंगे इस कांस्टेंट का हमने बोल दिया स्मॉल के। अब के को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के यहाँ क्या है, वेयर अब देखेंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू है, मतलब के का वैल्यू को आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है वो 1/4πε0 की वैल्यू है, 4πε0 की वैल्यू नहीं है, 1/4πε0 की वैल्यू है। इसको आपको ध्यान रखना है ना। अब ये इसका एक और यूनिट हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ मीटर पर फराड, मीटर पर फराड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये दोनों पूछ सकता है वैल्यू। अब यहाँ एक टर्म है, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम, वैक्यूम मतलब हो गया इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसके वैल्यू को आप ऐसे याद रख सकते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, फराड पर मीटर। अब देखिए यहाँ एक बात उठता है कि सर के तो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, वो समझ में आता है, इसमें 1/4πε0 लिख दिए, ठीक है, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी और नॉट मतलब हो गया फ्री स्पेस। वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू इतनी होती है। वैक्यूम में सुनो, वैक्यूम मतलब कि जहां हवा नहीं है, निर्वात है जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 होती है कि नहीं। इसका मतलब अगर वैक्यूम नहीं रहता, एयर रहता, वाटर रहता, ग्लास रहता या और अदर मीडियम रहता तो ये वैल्यू नहीं होता। देखिए
अगर ये सेंटेंस बोला हुआ है कि फ्री स्पेस की वैल्यू इतनी होती है, इसका मतलब ये हो गया कि एयर में कुछ और होती होगी, वाटर में कुछ और होती होगी, ग्लास के लिए कुछ और होती होगी, मतलब अदर मीडियम के लिए कुछ और हो। इट मीन्स कि परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। परमिटिविटी की वैल्यू जो है, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो सकती है जब मीडियम चेंज होगा तब। इसका मतलब मीडियम चेंज करने से किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? परमिटिविटी की। लेकिन जानते हैं यहां हमको यह सीखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी। परमिटिविटी होता क्या है बेसिकली? देखो, आप इमेजिन करो कि अगर मैं आपको ऐसे फील्ड में दौड़ने के लिए कहूं और पानी में दौड़ने के लिए कहूं, किसमें आपकी रफ्तार ज्यादा है? फील्ड में। और पानी में कम होगी। रीजन बता सकते हैं? अच्छा एक बताओ, मान लीजिए आपको हम कुश्ती लड़ने के लिए कहें जमीन पर, कुश्ती लड़िए, अब पानी में कहें कुश्ती लड़ने के लिए, किसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे? जमीन। पानी में क्यों नहीं? क्योंकि आप तो फोर्स लगाओगे लगाओगे, आपके फोर्स को कम कर देगा कौन? पानी। मीडियम कम कर देगा उसको, मतलब इफेक्ट कर देगा। आप लगाओगे 100 मीटर का, 100 मीटर लगा रहे हैं हम, कम कर देंगे, 40 कर देंगे, चोट कम लगेगा उसको। तो आप खूब मेहनत कीजिएगा। कोई ऐसा मूवी था हम देखे थे, जैसे पानी के अंदर फुटबॉल खेलता है। हाँ, पानी के अंदर। हम ऐसे हाइपोथेटिकली मान सकते हैं, ऐसे यहाँ फुटबॉल खेले, पानी के अंदर जाकर फुटबॉल खेले, क्या उतना ही हाइट कवर करेगा फुटबॉल? क्योंकि पानी भी तो उसको रेजिस्ट करेगा ना, उसको रोकने का प्रयास करेगा। वही बात है, अगर दो चार्ज पार्टिकल को हवा में रखो, दोनों आपस में टकराएगा, पास पास आने का प्रयास करेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। लेकिन उसी चार्ज को पानी में डुबा दो, क्या उतना ही फोर्स लगे? कम हो जाएगा, ज्यादा। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा गया है। मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। तो अगर मैं इसको कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम राइट? मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब सोचो, जब इसकी वैल्यू मीडियम के साथ चेंज हो सकती है, तो ये पूरा वैल्यू भी चेंज हो सकती है। जब ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा तो एफ अपने आप चेंज हो, है कि नहीं? डिपेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कहने का मतलब ये हो गया कि परमिटिविटी मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जो कि मीडियम में रखे चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो कितना कम लग रहा है या कितना ज्यादा लग रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट जजमेंट ऑफ फोर्स। जो फोर्स को क्या करता है? जज करता है कि कहां फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है और कितना। बात समझे कि नहीं? और देखो, एग्जैक्ट वैल्यू कितना से कम लग रहा है कितना से ज्यादा, वो बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, दो परमिटिविटी, एक होता है सिर्फ परमिटिविटी, वो सिर्फ ये जानकारी देगा कि फोर्स की वैल्यू कमेगा कि बढ़ेगा, सिर्फ इसी। जैसे मान लीजिए दो आदमी, एक आदमी का काम है सिर्फ ये बताना कि लॉस हो रहा है कि बेनिफिट, लॉस हो रहा है कि, और दूसरा आदमी का काम है ये कि कितना से लॉस हो रहा है कितना से बेनिफिट हो रहा है। दो हो गया ना? तो वहां फोर्स कम हो लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है? परमिटिविटी। और कितना से कम लग रहा है या कितना से, वो जानकारी देता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो दो शब्द आता है, एक परमिटिविटी, एक रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो, एक बात तुम एकदम समझो यहां ध्यान से कि सर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज पर तो डिपेंड करता ही करता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ
वो चार्ज किस मीडियम में रखा गया है उस बात पर भी निर्भर करता है। 3 बात हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम एंड मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां बनता है तो क्या कि ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है। ठीक है, परमिटिविटी इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज द property of medium या एक मीडियम का प्रॉपर्टी है that judge amount of force decreases और increases, मतलब डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इसके ये जानकारी देता है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है कि अनचेंज हो रहा है, इसकी जानकारी कौन देता है, परमिटिविटी। परमिटिविटी इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा, फैराड पर मीटर, जो अभी लिखा मैंने फैराड पर मीटर, ये हो गया। एक दूसरा टर्म का मैंने यूज किया, वो था रिलेटिव परमिटिविटी, उसको समझेंगे आप। वो क्या आप लोगों का है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का देखिए इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं एप्सिलॉन आर, और इसका एक और नाम होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है कैपिटल के, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है कैपिटल के। ये हम लोग डिस्कस करें, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले इसको समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो आप कि मैंने इसको क्या किया, पहले एक बॉक्स बनाया, देखो मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर वैक्यूम है, मतलब पूरा वैक्यूम है, और इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया Q1 Q2 और दोनों का बीच का सेपरेशन R। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होंगे, इधर फोर्स लगेंगे। वैक्यूम में है तो लिखेंगे FV, मतलब वैक्यूम में लगने वाला फोर्स FV। ठीक है, अब बता सकते हो आपकी FV की वैल्यू क्या होगी, इस फिगर के अनुसार FV बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट इसलिए लिखेंगे क्योंकि वैक्यूम है, अगर यहाँ एयर होता तो एयर लिखते, अगर वाटर होता तो यहाँ वाटर लिखते, बात समझे कि नहीं, एप्सिलॉन वाटर एप्सिलॉन W लिखते, इनटू Q1 Q2 बाई R²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर मैंने क्या किया, देखेंगे ध्यान से। फिर मैंने एक और बॉक्स बनाया, सिंपल ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है। अब क्या किया कि इस बॉक्स में एक मीडियम ले लिया मैंने, इस बॉक्स में मैंने एक मीडियम ले लिया, और वो मीडियम कुछ और हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस बॉक्स में कोई मीडियम है, कोई मीडियम है कि नहीं, वाटर हो सकता है, व्हाइट ले लो, कोई मीडियम ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या किया कि इसमें 2 चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, एक प्लस Q, वही चार्ज पार्टिकल Q1 और एक प्लस Q2, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस वही R है। अब इसके बीच जो फोर्स लगेगा, आप बताओ, मीडियम मेरा चेंज हो चुका है, मीडियम मेरा चेंज हो चुका है, कोई ना कोई मीडियम है, वो मीडियम का नाम हमको नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई मीडियम है। बताओ क्या पहले ही इतना फोर्स लगेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो मान लीजिए चेंज होके हो गया एफएम, क्या हो गया एफएम, एफएम समझते हैं ना, मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स, मीडियम में लगने वाला फोर्स एफएम, ठीक है, एफएम लग गया। अब बताओ इस फिगर को देखकर आप एफएम की वैल्यू बताओ। एफएम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे, इसको समझो। फिर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमको कंपेयर करना है कि ये फोर्स ज्यादा है कि वो फोर्स ज्यादा, और कितना से ज्यादा है, कितना से। ये सबको पता है कि चार्ज को वैक्यूम से किसी भी मीडियम में रखोगे उसका फोर्स घटेगा, घटेगा पक्का है घटेगा, लेकिन कितना से घटेगा ये बात कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा। और कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियो का यूज करते हैं, किसका, रेशियो का। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं हम इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो वी हैव गेट क्या मिलेगा बताइए, एफ वी अपॉन एफ एम बराबर, डिवाइड कीजिएगा तो एक चीज आप ध्यान रखिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों में कॉमन है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर 4 पाई 4 पाई, 4 पाई 4 पाई भी कट जाएगा, अरे कटेगा 4 पाई, 4 पाई कट जाएगा ना जी। आप बताइए ऊपर क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन एम, बोलो मैं सही, अरे मैं सही लिखा कि नहीं, एकदम ध्यान से देखो। अब इसको पलट दो आप, अरे पलट दो, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको पलटोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन एम। सो आप लिख सकते हो कि एफ वी इज बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, which is equal to epsilon r and which is equal to capital K. This is a formula of dielectric constant और relative permittivity। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसका किसका रेशियो होता है, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी किसका किसका रेशियो होता है, ध्यान रखेंगे किसका किसका रेशियो होता है, बोलिए, इट इज द रेशियो ऑफ, बोलिए ध्यान से, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, और बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम एंड बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, यही ना होता है जी, यही लिखा हुआ है। और किसका किसका रेशियो होता है बताइए, और एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of vacuum। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि K इक्वल टू एप्सिलॉन आर, देखो K इक्वल टू एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ एम। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, K को इसके साथ रखिए, तो K बराबर आप लिख सकते हैं एफ बी अपॉन एफ एम, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एफ एम बराबर चल जाएगा यहाँ, तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K इंटू एफ वी, और यहां से एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू हो जाएगा
एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। मैं बताता हूं, सुनिए, ये के और एप्सिलॉन आर है क्या एक्चुअली, मतलब ये करता क्या, सुनिए। के हो या फिर एप्सिलॉन आर हो, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना कोई डायमेंशन होता है। ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। ये मीडियम का वैल्यू बताता है कि इस मीडियम में अगर चार्ज को आप रखते हैं तो कितना गुना से उसमें फोर्स कम हो जाएगा। जैसे हम नहीं कहते हैं कि भाई वहां मत जाना, वहां जाओगे ना तुम जितना जानते हो ना उसका जानकारी 1/4 हो जाएगा। मतलब उस मीडियम का प्रभाव क्या पड़ता है कि जाओगे तो तुम्हारा जानकारी 1/4 हो जाएगा, पहले ही हल्का देता है कि नहीं। अच्छा, एफसी मत बनाना, और हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, जो जानते हो भी भूल जाओगे, पहले ही हटा देता है। नहीं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट को वैल्यू बताता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल लेने के पीछे रीजन क्या है, अगर हम बात करूं एयर का, देखो तो एयर के लिए के का मान या एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। 1 का मतलब कि आप वैक्यूम में रखो चाहे एयर में रखो, फोर्स पर कोई प्रभाव, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर का, किसका, तो वाटर के लिए के का मान चाहे एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 80 होता है। क्या होता है? अगर पानी में जहां तुम चार्ज को डुबा दिया तो हवा में जितना फोर्स लग रहा था उसका 80 गुना कम लगेगा। सोचो, अगर हवा में 80 न्यूटन लग रहा है तो पानी में कितना लगेगा? 80/80 मतलब 1 न्यूटन। 80 गुना से कम ना हो जाएगा, 80 से भाग दे देना उसमें। जैसे कहेगा कि हवा में जब चार्ज को रखे थे तो 800 न्यूटन फोर्स लग रहा था दोनों चार्ज के बीच, जब उसी चार्ज को पानी में रखेंगे तो बताइए कितना फोर्स? 800/80 मतलब कितना? 10 आएगा कि नहीं आएगा? वो डिवाइड हो जाता है। देखिए वही काम तो हुआ है। देखिए तो वैक्यूम में फोर्स लगाएगा 100, इसके बाद 80 है तो 800/80 करेंगे तो 10 है ना आएगा। तो कहने का मतलब कि किसी किसी किताब में इसका वैल्यू 80 देता है, किसी किसी किताब में इसका वैल्यू 81 देता है, यानी देते हैं डब्लू। अब बताइए मेटल के लिए, मेटल मतलब धातु, मेटल के लिए बताइए, मेटल के लिए के का मान क्या होता है? के का मान चाहे एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, आप बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एयर के लिए, वाटर के लिए और मेटल के लिए। ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो बताते हैं, देखो इस पर पहली बात यहां ध्यान दो। सबसे पहली बात कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये पता चल गया। ये इसकी जानकारी देता है कि मीडियम चेंज करने पर फोर्स कितना गुना से कम हो गया, कितना गुना से ज्यादा हो गया, इसकी जानकारी ये देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एक बात बताओ, तो क्या कि मान लीजिए, सुनिए और ध्यान से, एक क्वेश्चन है छोटा सा एकदम बहुत प्यारा सा, उसको आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि एक चार्ज को एक बॉक्स में आप रखे थे, एक चार्ज के सिस्टम को आप एक बॉक्स में रखे थे। ठीक है सर, ये चार्ज था Q1, ये भी चार्ज था Q2, इसके बीच क्या डिस्टेंस था R, कितना था? और इसके बीच जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स लग रहा था F। मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, दोनों के बीच R था, फोर्स लग रहा था F। इसमें क्या समझना? समझना कुछ नहीं है। अब बताइए यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अरे बोलो। अब कहोगे सर वही बात तो फिर आप लिख रहे हो। आप तो नहीं। अब देखो हुआ ये कि देखो बॉक्स जो है वही रहा, बॉक्स के अंदर हम क्या किए? दूसरा मीडियम रख दिए। बताओ कौन सा कलर पसंद है? चलिए ठीक है।
हम क्या किए, वही है सेम, इसमें मीडियम चेंज हो गया, इसमें मीडियम क्या हो गया, वो चेंज हो गया। देखो चार्ज वही है, ये भी चार्ज वही है, चार्ज Q1 ही है, यहाँ चार्ज Q2 है, बीच का दूरी हम कितना कर दें, इसके बीच की दूरी हम कितना कर दें। देखो वो अगर इतना ही दूरी पर इसमें रखिएगा तब तो फोर्स का मान बदल जाएगा, और अगर इसी को उठाकर इसमें रखिएगा तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो लग रहा है वो फोर्स का मान तो बदल जाएगा ना। लेकिन हम बदलना नहीं चाहते, हम बदलना, तो इस चार्ज को उठाकर हम दूसरे मीडियम में कितना डिस्टेंस पर रखें, उसके बीच की दूरी क्या हो, ताकि पहले जितना फोर्स लग रहा है अभी भी इसके बीच उतना ही फोर्स हो, मीडियम चेंज होने के बावजूद भी, है ना। और एक इंफॉर्मेशन दे रखा है माय डियर कि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है। क्या है, के है। क्या है, के है। इसका वैल्यू जानते कर तो इसका क्या होता है, के का वैल्यू 1 होता है कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बताइए और दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसके अनुसार अगर फोर्स हम निकाले तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, तो मीडियम चेंज हो गया ना, और फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो एक बात तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एफ है, ये भी एफ के बराबर है और ये भी एफ का, लेकिन आपको यहां बताना पड़ेगा कि एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या होगा। एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है ना जी। अरे अभी बताए थे तो, बताए थे तो एप्सिलॉन आर को हम के लिख सकते हैं, तो क्या के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो, हाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सही, सॉरी आर डैश का स्क्वायर, बड़ा लफड़ा है। आर डैश का स्क्वायर सही है। अब बताओ ये भी एफ है और ये भी, क्या किया जाए, अरे दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों को, ये यही तो चाह रहा है कि इक्वल करके बताइए, तो ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू Q1 Q2 बाई आर डैश के स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट किया जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बोलिए क्या बच गया, यहां बचेगा 1/r² इक्वल टू, इस साइड बन जाएगा 1/k r डैश का स्क्वायर। अब ये k जाकर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बताओ क्या लिख सकते हो यहाँ, k/r² विच इज इक्वल टू 1/r डैश का स्क्वायर। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, r डैश का स्क्वायर बराबर r² बाई के, इसीलिए r डैश बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर r² अपॉन के, सोल्व करेंगे तो r बाई रूट के फॉर्मूला। मतलब इस r नॉट की जो वैल्यू होगी, यानी r डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, r बाई के, रूट के, r बाई रूट के डायरेक्ट। मतलब इसका k का वैल्यू पता है ना, यहां रख देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये है कि पहले वैक्यूम में रखा गया था,
तो उसके बीच फोर्स F लग रहा था। अब इसी चार्ज को इतना ही डिस्टेंस पर अगर दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोर्स बदल जाएगा ना, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते, चार्ज को हम बदल नहीं सकते, हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस बदल दिया। तो इसको कितना डिस्टेंस पर हम रखेंगे ताकि फोर्स का वैल्यू उतना ही लगेगा जितना वैक्यूम में लग रहा था। तो उसका आंसर क्या होगा, R बाई रूट के। R बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ के का वैल्यू 9, 6, 10, 81 कुछ भी दे सकता, आराम से सोल्व कर देना, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। ये वाला पोर्शन हो गया, फिर आगे देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी हो गया, परमिटिविटी हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर मतलब कि देखिए, फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एक बात मैंने बताया था कि कूलम्ब का नियम जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे, पहला चार्ज दूसरा पर जितना फोर्स लगाता था, दूसरा चार्ज पहला भी, तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। और डायरेक्शन क्या था, अपोजिट। आइए इनवर्स स्क्वायर लॉ पर भी फॉलो करता है। कौन सा लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ बताओ, कैसे, देखिए ये इनवर्स है कि नहीं, स्क्वायर है कि नहीं, तो कौन सा लॉ को फॉलो करता है, अरे बोलिए कौन सा लॉ को फॉलो करता है, ये यही होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित है। कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, अरे करता है कि नहीं। तब इस सारी बातों को हम लोग पॉइंट के रूप में आराम से लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आ जाइए। वेक्टर फॉर्म सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा फ्रेम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ ओरिजिन। मान के चलिए कि एक चार्ज है, सुनिए बहुत ध्यान से, एक चार्ज है यहाँ Q1 मान लीजिए, एक चार्ज है यहाँ Q2, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन 0,0। इस चार्ज की पोजीशन क्या है, तो चार्ज को पोजीशन दिखाना है, चार्ज की पोजीशन दिखाना है, तो सबसे पहले आपको ओरिजिन से इसको मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा। यहां से इसको मिला दिए ओरिजिन से, देखिए। फिर इसका पोजीशन चाहिए तो यहां से इसको मिला दिए ओरिजिन से, दोनों को हमने ओरिजिन से मिला दिए। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, हमने इसको भी मिला दिया ओरिजिन से और इसको मिला दिया ओरिजिन से, और इसको बोल दिया हम क्या, R1 वेक्टर, इसको बोल दिया हमने R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला देखो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है देखो ध्यान से, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया इस तरह से। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका नाम होता है R21 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है R, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, R। ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता। अब बताइए आप फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से आप कैसे लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ से आप क्या जानते हैं बताइए। कूलम्ब्स लॉ को लिखिए पहले आप। कूलम्ब्स लॉ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, F, देखना वो 2 पर फोर्स लगेगा किसकी वजह से, 1 के, तो लिखेंगे हम F21 वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका नाम है F21 वेक्टर। आप यहां भी लगा सकते हो, आपको मर्जी है। मान लेते हैं कि 2 पर फोर्स लगा रहा है कौन, 1, तो हो गया F21 वेक्टर। क्या इसी फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, अरे देखो
क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का दोनों का सेम है कि नहीं? आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा कि भूल गए होंगे, जिस डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। R21 कैप का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर R21 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मतलब कहने का, अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है तो इसी डायरेक्शन में एक कैप भी होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए तो F2 में क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप। क्या हो जाएगा, आर कैप। लेकिन यहाँ ये फोर्स लग रहा है किस पर, 2/1 के तरफ, यहाँ वेक्टर को क्या लिखेंगे, 2/1, तो लिखेंगे R21 कैप, R21 कैप। ये लिखने का तरीका है, थोड़ा सा वेक्टर का यूज है यहाँ। अब आप ध्यान दीजिएंगे, इसको राइट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन आर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू। एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आर कैप रहता है तो उसको लिखते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। अगर R21 वेक्टर रहेगा तो वेक्टर R21 मॉड ऑफ वेक्टर R21, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे, इनटू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R21, हम राइट। इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1। इसका देखो ये बेस और ये बेस सेम है, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, बोलो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का पावर 3 इंटू R21 वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के पावर 3, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। थोड़ा सा है, आइए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, बात समझे कि नहीं। वेक्टर फॉर्म लिख दिया था, उसमें चून कर रहा था कि कौन कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है बताइए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। पहले लिख देंगे F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप। ये R21 कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि R21 कैप जो है ये फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या उसी डायरेक्शन में R21 कैप है कि नहीं, देखिए ध्यान से, मतलब उसी के डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज किया है, और इसके बदले में यहां हम लिख सकते हैं, ध्यान से, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एकदम दिमाग में रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहाँ फेल कर जाता है, कूलम्ब्स लॉ कहाँ फेल कर जाता है। देखो कूलम्ब्स लॉ फेल दो जगह करता है। पहला वहां अगर दो चार्जों का बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल हो, मतलब 10 के पावर -14 मीटर से कम अगर डिस्टेंस है उसके बीच का, तो कूलम्ब्स लॉ फेल कर जाएगा, वहां कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब दो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसको काफी नजदीक है और उसके बीच का डिस्टेंस 10 के पावर -14 मीटर से कम है, मतलब 10 के पावर -15 मीटर है, 10 के पावर -16 मीटर है, 10 के पावर -17 मीटर है, अगर उससे कम है, माइनस में पावर जितना बढ़ता है वैल्यू उतना घटता है, पता है ना आपको। हाँ, तो 10 के पावर -14 मीटर से अगर कम है डिस्टेंस उसके बीच का, तो वहां कूलम्ब्स लॉ फेल कर जाता है, वहां लगता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स बताओ, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर, कितना होता है
थोड़ा गौर करो, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम होता है। इसके अंदर एक और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10⁻⁻15 से कम होता है। तो क्या इस यहां लगता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नहीं, यहां लगता है न्यूक्लियर फोर्स। बात समझे कि नहीं? तो इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर चार्जों के बीच में लग सकता, वो डिस्टेंस उसका रेंज है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा जब उसके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा हो और इंफिनिटी से कम हो, क्योंकि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू 0 होता है, इंफिनिटी पर 0 होता है, नहीं होगा 0, नीचे का इंफिनिटी का स्क्वायर आएगा। देखिए तो फोर्स की वैल्यू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना? तो ये दो बात है, इसका लिमिटेशन है। पहला बात यह है कि दो चार्जों का बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज है कि नहीं। और दूसरा बात, वो दोनों चार्ज रेस्ट चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो पहला लिमिटेशन क्या है, पहला, दिस लॉ इज applicable only for rest point charges. This law is applicable only for rest point charges. ये पहला बात हो गया। दूसरा, separation between two charges should be greater than 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर। अदरवाइज this law is invalid. This law is invalid, मतलब नहीं तो अन्यथा इसका लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कि फेल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये फेल हो जाएगा, मतलब ये 2 पॉइंट आई, 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये भी बात सही है, 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे फैक्ट बात यहां देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ is based on, कूलॉम्स लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है बताइए? इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहला बात इनवर्स स्क्वायर लॉ। और दूसरा बात क्या बताइए? कूलॉम्स लॉ is applicable only for rest point charges, rest point charges। और तीसरा बात इसका देखिए क्या है, कूलॉम्स लॉ follow the कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड उसके साथ साथ देखिए क्या है,
उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए यहां एक टर्म आ गया, नया टर्म आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, समझ रहे हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर बता दिया, पॉइंट चार्ज डिस्कशन हो चुका है। एक नया टर्म आ गया, क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आप पहले से ही जानते थे। जैसे मान लो कि आप सब चार्ज पार्ट के, बहुत सारे 10 12 15 20 50 बहुत सारे चार्ज पार्ट हो सकते हैं, और हम भी एक चार्ज पार्टिकल से, हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल से, आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, आप सभी हमको खींचोगे अपने तरफ फोर्स लगा के, है कि नहीं? तो हम पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? सभी फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, सभी फोर्स को, लेकिन कैसे? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? तो बहुत सारे चार्ज के वजह से किसी एक पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। पहले एक एक करके फोर्स हम निकाल लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन के साथ, उसके बाद उसको वेक्टर के फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और है कि जब दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा तो तीसरा चार्ज उसको डिस्टर्ब नहीं समझे? और दो आदमी जब बातचीत कर रहा है तो तीसरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हिस्सा, पार्ट। तो मेरे ख्याल से ये कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें वो समझ में आया। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।